साथ ही आज का वीडियो आप सभी एएनएम कैंडिडेट के लिए काफ़ी शानदार है। आपको पता है कि एएनएम बिहार में खासकर अस्थाई बहाली आने वाली है। जी हाँ, बिहार में अस्थाई बहाली आने वाली है। इस अस्थाई बहाली के लिए अभी से आपको मेहनत करना चाहिए और आपके मेहनत को सपोर्ट करने के लिए राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल पर प्रतिदिन शाम में आपका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जहां पे किसी वीडियो में 20 या किसी वीडियो में 25 या किसी वीडियो में 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरा यही लगन और मेहनत है और बाकी आपको करना है। देखिए, अभी अगर आपका एडवर्टीजमेंट नहीं आया है और अभी से 20-25 क्वेश्चन डेली अगर अच्छे लेवल का देखना आप शुरू कर देती हैं तो आने वाला समय में आपका पढ़ाई का जो फॉलोअप होता है वह बना रहेगा। तो अभी 25-20 क्वेश्चन देख रहे हैं, धीरे धीरे 40-50 100 क्वेश्चन डेली देखेंगे, पढ़ेंगे भी तो दिक्कत नहीं होगा। अचानक से 50 क्वेश्चन पर चले जाएंगे, पढ़ाई पर जोर देंगे तो नहीं हो पाता है। ठीक है, और जॉब लेने के लिए बिना पढ़ाई कुछ नहीं होगा, इतना बात दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पे आप सभी के लिए शुरू कर चुका हूँ, तो ज़रूर शेयर करें सभी ग्रुप में। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी अस्पतालों में कंप्यूटर, इंटरनेट, आईसीटी लैब का मुख्य काम क्या होता है? तो अस्पताल में कंप्यूटर, इंटरनेट का मेन काम क्या होता है? आप खुद भी सोच सकते हैं। मरीजों का डेटा सुरक्षित रखना, सही बात है। राज्य केंद्र सरकार के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। लाखों मरीजों की ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना, सही बात है। कंप्यूटर के माध्यम से ही आज ये सारा चीज़ संभव है कि एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, ऑनलाइन सारा चीज़ क्लियर रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सरकार द्वारा तय की गई जरूरी दवाइयाँ ईडीएल का फुल फॉर्म होता है इसेंशियल ड्रग लिस्ट, कहाँ मिलनी चाहिए? ये ड्रग कहाँ मिलनी चाहिए? इसेंशियल ड्रग लिस्ट छोटे उपकेंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, ए और बी दोनों जगह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ईडीएल जो होता है इसेंशियल ड्रग लिस्ट, यह आपको छोटे उपकेंद्र पर भी होता है और पीएचसी पर भी होता है और सीएचसी पर भी होता है। यानी इसेंशियल ड्रग आपको हर एक प्रकार के केंद्रों पर मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC में कितने तरह के टेस्ट जो है मुफ्त होते हैं? हम लोग जानते हैं हर एक सब सेंटर को अब वेलनेस सेंटर के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने तरह के मुफ्त टेस्ट किया जाता है? ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सब सेंटर पर 10 और पीएचसी पर 19, जो कि गलत है। सब सेंटर पर 9, पीएचसी पर 15, गलत है। सब सेंटर पर 7 और पीएचसी पर 19, यही ऑप्शन अपना सही है, ऑप्शन नंबर सी। वेलनेस सेंटर के अंतर्गत सब सेंटर पर 7 और पीएचसी पर 19 जांच की मुफ्त व्यवस्था है। ठीक है, चौथा है, गाँवों के वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदिक इलाज के लिए हफ्ते में कितने दिन तय होने चाहिए? हम लोग जानते हैं आयुष के अंतर्गत, ठीक है, आयुष के अंतर्गत इसमें आयुर्वेद का भी होता है। ठीक है, और वेलनेस सेंटर में आपको पता है आयुष को भी रखा गया है। तो गांव में वेलनेस सेंटर में आयुर्वेद के इलाज के लिए हफ्ते में कितने दिन तय होने चाहिए? तो ऑप्शन है 2 दिन, हर दूसरे दिन, 1 दिन, ज़रूरत नहीं है। तो वेलनेस सेंटर के अंदर सप्ताह में 1 दिन जो है आयुर्वेद के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पाँचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वास्थ्य केंद्र HWC वही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम को मुख्य रूप से कौन संभालता है? लीड कौन करता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को? तो अभी आपको पता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर है, स्वास्थ्य केंद्र वही है HWC का काम कैसा चल रहा है, इसकी जाँच या निगरानी कैसे होती है? आप लोग को पता है जितने भी CHO को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दिया गया है तो उनके कामों कैसा चल रहा है, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, इसका जांच और निगरानी कैसे होती है? तो देखिए, एक तो निगरानी होता है कि HMIS पोर्टल है, ठीक है ना, यह हेल्थ सेक्टर में इंफॉर्मेशन का पोर्टल है जहाँ पे कितना मरीज को देखा गया है, कितना दवाई वितरण किया गया है, यह रिकॉर्ड डेली ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो यह भी आपको ज़रूरी है। सरकारी पोर्टल और जनगणना के आंकड़ों से, ये भी सही है। गाँव के लोगों के बीच सर्वे करके कोई पदाधिकारी पहुंच गया, आसपास पूछने लगा कि आप लोग को यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, दवाई मिलता है, व्यवस्था है या नहीं है, सर्वे करते हैं लोगों में, तो उससे भी पता चलता है, निगरानी चलता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा सभी तरीक़ा से।
7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अस्पताल के अचानक आने वाले छोटे मोटे खर्चों के लिए मिलने वाला बिना शर्त फंड यानी अनटाइड फंड कितना होता है। एक होता है फंड जो प्रॉपर जिसका लेखा जोखा देना पड़ता है प्रबंधन को, एक होता है जो आपको छोटे मोटे कामों के लिए खर्च के लिए दे दिया जाता है, उस पर बिना कोई शर्त होता है कि हाँ आप 10,000 खर्च किए हैं, बताइए कहाँ किए हैं, इस पर कोई शर्त नहीं होता है। तो कितना मिलता है मैं बता ही दिया, 10,000। तो छोटे मोटे खर्च के लिए बिना शर्त के 10,000 का फंड आपको मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ मिलता है, तो अस्पताल में। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर मिलने वाला बोनस, परफॉर्मेंस इनिशिएटिव बोनस, जो आप लोग को पता है एएनएम में मिलता है, सीएचओ को मिलता है, बहुत सारे परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव मिलता है। तो वह सैलरी का कितना प्रतिशत हो सकता है, तो 40%, 30%, 50%, 20%। तो सैलरी के 20% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 9वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु को फेफड़े का गंभीर इन्फेक्शन होने पर कौन सा लक्षण नहीं माना जाता है। यानी नवजात में फेफड़ा में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सा लक्षण नहीं माना जाता है, ठीक है। बहुत तेज़ सांस चलना ये संभव है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा फेफड़ा में, सांस में दिक्कत होगा तो बच्चा तेज़ी से सांस लेगा, तो ये बातें लक्षण हो सकता है। उथली सांस लेते समय बच्चों की छाती या पसली का अंदर धंसना, ये भी सही है। सांस लेते समय गले से अजीब आवाज़ आना, ये भी बात सही है। लेकिन ये उथली हुई सांसें, सैलो ब्रीदिंग, यह इसका लक्षण नहीं माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां है, कहता है स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन डेटा सिस्टम HMIS का पूरा नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, HMIS का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाउस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन कुपोषण जिसमें भूखमरी भी शामिल है, इनमें से कोई नहीं। देखिए HMIS जो सरकार का पोर्टल है, सारे दिन का डाटा इस पर अपलोड होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हेल्थ से संबंधित सारे डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी नियमों के अनुसार, ठीक है ना, सरकारी नियमों के अनुसार आशा दीदी को गांव के लोगों के लिए हफ्ते में लगभग कितने घंटे काम करना चाहिए। सरकार का नियम है कि एक जो आशा दीदी होती है, सप्ताह में उन्हें गाँव के लोगों के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए। तो हर एक सप्ताह में मतलब हर एक हफ्ते कम से कम आशा दीदी को 10 घंटे, 40 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, तो सप्ताह में कम से कम 20 घंटे काम करने चाहिए, यह सरकार का नियम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आशा कार्यकर्ता के पास गांव के हर एक परिवार की फाइल में क्या क्या होना जरूरी है। यानी आशा कार्यकर्ता के पास गांव के हर परिवार की फाइल में क्या क्या होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है, तो देखिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों का MCP कार्ड सही है, स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाओं को नोट करने वाला रजिस्टर या कार्ड, ये भी बात सही है। TB, HIV या कुष्ठ रोग से मरीजों के लिए अलग विशेष कार्ड सही है। उपरोक्त से दी गई सभी चीज़ें ये जरूरी है, एक आशा कार्यकर्ता के पास ये सारे रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला मरीज किस राज्य में मिला। तो सबसे पहला केस जो मिला था मुंबई, केरल, कोलकाता, दिल्ली, वह मिला था केरल में, ठीक है, सबसे पहला केस। आगे है 14 नंबर है यहाँ पे, दुनिया में कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का सबसे पहला मामला कहाँ मिला था। कोविड-19 का जो सबसे पहला मामला दुनिया में कहाँ मिला था, हॉलैंड में, वुहान चीन में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। तो ये मिला था ऑप्शन नंबर बी, वुहान चीन में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों वेरिएंट्स में कौन कौन शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, यानी अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस के वेरिएंट्स था, तो कौन कौन से हैं, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, ठीक है ना। तो देखिए 501Y वेरिएंट 1, 501Y V2 बीटा, 501Y V3 गामा, यह सब वेरिएंट है अलग अलग। तो यह सारे वेरिएंट है, एक टोटली वेरिएंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, अस्पताल में मरीज को दवा हाथ में गिनकर या समझा कर देने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है। यानी हॉस्पिटल में दवा जो देते हैं वह दवा कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है देने के लिए या समझाने के लिए कि हाँ इतना है, इतना खाइएगा,
इस समय में लीजिएगा, इतना डोज का है, ये कौन करता है? तो देखिए बेसिकली दवा समझाने का काम जो होता है वो हम सब जानते हैं किसका होगा, डॉक्टर तो समझाएगा भाई नहीं, फार्मासिस्ट सही है, एएनएम नहीं होगा, लैब टेक्नीशियन नहीं होगा, ठीक है। स्टाफ नर्स का भी काम है समझाने का, वो भी समझा सकती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम लोग फार्मासिस्ट मारेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य अभियान के लिए समाज को इकट्ठा करने सोशल मोबिलाइजेशन के तरीके क्या है? यानी हेल्थ के अभियान चलाना है, ठीक है, योजना चलाना है, तो उसके लिए समाज को एक साथ इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे? कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास इकट्ठा करने के लिए? नेताओं और सरकारी अफसरों की मदद लेंगे, सही बात है, बिल्कुल लेंगे। गांव के लोगों, कंपनियों और मरीजों के साथ जोड़ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो, तो ये दोनों बात अपन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। 18 नंबर है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK में किस उम्र तक के बच्चों को मुफ्त इलाज होता है? RBSK वही है, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल ठीक है सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, कितने एज तक के मुफ्त इलाज होता है? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 12 साल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सवाल होता है जिसका जवाब नहीं चाहिए होता है, बस अपनी बात पर जोर देने के लिए पूछा जाता है? कहने का मतलब है ऐसा कौन सा सवाल होता है जिसका जवाब नहीं चाहा होता है, बस अपनी बात पर जोर देने के लिए पूछा जाता है, तो वह कौन सा सवाल होता है? समान ज्ञान का सवाल, पेचीदा सवाल, अलंकारिक सवाल, दिमाग चकरा देने वाला सवाल। तो देखिए ये होता है आपका देख लीजिए यहाँ पे रेटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन में होता है ये है कि जवाब इसका नहीं चाहिए, बस अपनी बात पर जोर देने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस यानी सुनने वाला दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, कान और सुनने की देखभाल दिन कब मनाया जाता है? तो हियरिंग डे 3 मार्च, 28 फरवरी, 30 मार्च, 1 जनवरी। तो राइट आंसर होगा अपन 3 मार्च। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इंसान के मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ पर किस चीज़ का असर पड़ता है? तो मेंटल हेल्थ पर बहुत चीज़ का असर पड़ता है, जैसे अच्छे या बुरे खान पान का असर बिल्कुल पड़ता है, कसरत या शारीरिक एक्टिविटी इसका भी असर पड़ता है, मौसम और आसपास के माहौल इसका भी असर पड़ता है। इसलिए ऊपर दिए गए सभी कारण उपयुक्त है, ऑप्शन डी राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी बीमारी के प्रिवेलेंस रेट व्यापकता दर का सबसे सही मतलब क्या होता है? यानी किसी भी बीमारी के जो व्यापकता दर है कि कितना बढ़ा है, इसका सही मतलब क्या है? तो देखिए इसका सही मतलब किसी खास तारीख को बीमारी को पुराने और नए सभी मरीजों को मिलाकर कुल संख्या को वहाँ की आबादी से भाग देना। यानी अगर आपको प्रिवेलेंस रेट अगर पता करना है, व्यापकता के बारे में पता करना है, तो पुराने और नए जितने भी मरीज पुराने और नए हैं सबको मिलाकर वहाँ जितने भी संख्या है उतना से अगर आप भाग देंगे तो उसका रेट निकल जाएगा। अगर मान गए पुराना 40 मरीज है मिला और नए जो है 100 मरीज मिला, तो टोटल हो गया 140, और हम देखें कि यहाँ पे 500 जनसंख्या था, तो इतना से हम भाग दे देंगे, ठीक है, याद रहे। तो यही प्रिवेलेंस रेट निकल गया। नए पुराने को जोड़ दीजिए और बट्टा में टोटल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका 22 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे होता है समाप्त। उम्मीद है आपको अच्छे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, सीखने को मिले होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जुड़ने के लिए चैनल से बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।